पहला वाला देखो, बार मैग्नेट। देखिए, जो हमारा लॉन्ग सोलेनाइड होता है, उसकी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेक करें ना, आइडियल लॉन्ग सोलेनाइड की बात करें, अगर लॉन्ग सोलेनाइड्स में जैसे मैग्नेटिक फील्ड का लाइन जब लिखते हो, किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाती है हमें फॉर ए सोलेनाइड? जैसे अगर इसमें करंट मान लो ऐसे करंट जा रहा हो, तो हाँ, मतलब एक्सपेरिमेंट्स में इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से गई है, लेफ्ट साइड पर ऐसे इस तरीके से, और ये बाहर जा करके ऐसे डाइवर्स करती है, इधर से भी आती है ये, एंड देन ये बाहर बाहर में क्लोज लूप भी बनाते हैं ऐसे। तो ये तो सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और बार मैग्नेट भी ऐसे ही है एक्चुअल में। जितने परमानेंट बार मैग्नेट्स हैं वो भी एग्जैक्टली सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइन देते हैं। इनसाइड मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाई जाती है, आउटसाइड मैग्नेट emerging from north, converging at south and making a closed loop, इस टाइप से। ठीक है, तो ये तो एक्सपेरिमेंटल है, क्योंकि फील्ड लाइंस जो प्लॉट की जाती हैं वो एक्सपेरिमेंटली ही प्लॉट की जाती है। बट दोनों की सिमिलरिटी से एक बात समझ में आती है कि दोनों इक्विवेलेंट मॉडल है। सोलेनाइड और बार मैग्नेट को एक दूसरे के इक्विवेलेंट माना गया है। और इक्विवेलेंसी का रीजन ये है बिकॉज दे हैव सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये मान लिया जाता है, इसका मतलब दोनों जो होंगे वो नेचर में एक जैसा होंगे, क्योंकि अगर अगर कुछ डिफरेंस होता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलग आ रही होती थी, बट क्योंकि सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे रहे, दैट मीन्स कि ये एक जैसे होंगे कुछ। सोलेनाइड्स के केसेस में अगर हम याद करें तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है ना, इन केस ऑफ सोलेनाइड मैग्नेटिक मूवमेंट, वैसे तो मैग्नेटिक मूवमेंट किसी एक लूप के लिए डिफाइन किया गया था, करंट मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। और क्योंकि सोलेनाइड में नंबर ऑफ लूप ज्यादा होते हैं, तो अगर टोटल टोटल एन नंबर ऑफ टर्न्स माने जाए इसके अंदर और इसकी लेंथ को एल मान लिया जाए, तो आई इंटू ए फॉर अ सिंगल लूप और मल्टीप्लाइड बाय इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है वो और मल्टीप्लाई कर लो एन से, ये इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है। कैपिटल एन लिखा है, कैपिटल एन टोटल टर्न है। और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट भी कन्वेंशनली एक दूसरे तरीके से डिफाइन किया गया इसको। इसकी मैग्नेटिक मोमेंट इन कन्वेंशन, मतलब जो कन्वेंशन मतलब काफी पुराने टाइम से जो चीज चली आ रही है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट को कन्वेंशनली डिफाइन किया जाता है पीएम मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एल, पीएम इंटू स्मॉल एल, जिसमें पीएम को कहा जाता है इसकी पोल स्ट्रेंथ है ये, और एल एक तरीके से लेंथ ऑफ मैग्नेट है, स्मॉल एल मैग्नेट लेंथ, लेंथ ऑफ द मैग्नेट। पोल स्ट्रेंथ, कुछ 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 बुक्स में इस पोल स्ट्रेंथ को मैग्नेटिक चार्ज भी लिखा जाता है। किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है ये वर्ड भी यूज हो जाए, मैग्नेटिक चार्ज। और एक्चुअली ये दोनों सेम आने चाहिए, क्योंकि जब ये मॉडल दोनों इक्विवेलेंट मॉडल हैं, तो अगर हम ये देखिए, ये दो ये सिर्फ बाय डेफिनेशन है, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ इज बाय डेफिनेशन। और ये हम लोग ऑलरेडी मैग्नेटिज्म में करंट करंट कैरिंग लूप्स के लिए पढ़ा हुआ है। दोनों मॉडल आइडेंटिकल है, तो इस आइडेंटिकल मॉडल से हम पोल स्ट्रेंथ निकालते हैं, दैट पोल स्ट्रेंथ इज लाइक करंट into area into number of turns
एंड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द मैग्नेट। मतलब एक सोलेनाइड को अगर हम बार मैग्नेट मान ले, अगर सोलेनाइड एज अ बार मैग्नेट माना जाए तो उस सोलेनाइड की पोल स्ट्रेंथ इतनी होगी। इफ अ सोलेनाइड इज कंसीडर्ड टू बी अ बार मैग्नेट देन इट्स पोल स्ट्रेंथ वो इतनी होगी। ठीक है तक आगे देखिए, इसी से एक और बात, और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटीज है और डायरेक्शंस इनकी जो डिफाइन की जाती है। नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट्स आर वेक्टर क्वांटिटीज। मैग्नेट्स के केसेस में, मैग्नेट के केसेस में तो इनका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ दिखा देते हो, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट हुआ। और सोलेनाइड्स के केसेस में एरिया वेक्टर या करंट वाला लूप नहीं होता कि जैसे करंट फ्लो करेगी राइट हैंड फिंगर्स को करंट के हिसाब से बंद करें अगर, तो थंब का डायरेक्शन लेफ्ट आ रहा है, तो ये डायरेक्शन हुआ मैग्नेटिक मोमेंट का। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। देखो इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हमको वो दिया होता है, पोल स्ट्रेंथ दी होती है, लेंथ दिया होता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिसमें पोल स्ट्रेंथ गिवन होगी और लेंथ गिवन होगी और एरिया गिवन होगा। पोल स्ट्रेंथ गिवन होगी, लेंथ गिवन होगा और एरिया गिवन होगा, और पूछते हैं फाइंड द टोटल करंट। तो टोटल करंट किसको कहोगे इसमें? आई इंटू एन को, बिकॉज आई इज द करंट इन वन लूप और ऐसे एन लूप है, तो बेसिकली आई इंटू एन इज द टोटल करंट। तो पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक है, टोटल करंट निकालना होता है। उसमें न्यूमेरिकल में पोल स्ट्रेंथ गिवन होगी, लेंथ गिवन होगी और एरिया, ये सोलेनाइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया। दूसरा क्वेश्चन है, ये है मैग्नेट से रिलेटेड। इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आप एक बार मैग्नेट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो, जैसे एक साउथ नॉर्थ है और इसको हम कट कर दे, दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दे, आधा आधा कर दे, ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा और पोल स्ट्रेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा? पोल स्ट्रेंथ ट्वाइस हो जाएगी, एक बार मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो एक मिनट, बिल्कुल, बार मैग्नेट को हाफ कर दे अगर, तो पोल स्ट्रेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा? हिंट हिंट ही करना है, बार मैग्नेट को हाफ करने की वजह आप सोलेनाइड को हाफ कर दो, इक्विवेलेंट मॉडल है। तो आप पोल इसकी वजह स्ट्रेंथ इसको तो सोचिए, सेम अगर ही हम रहेगी। आधा सोलेनाइड ले, हाफ सोलेनाइड कर दें अगर, नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप आधा कर दो, नंबर ऑफ टर्न आधे हो जाएंगे ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो गई, लेकिन लेंथ भी तो हाफ हो जाएगी, तो पोल स्ट्रेंथ तो सेम तो रहेगी। दोनों क्वेश्चन थे यार, मैग्नेटिक मोमेंट पर कोई फर्क नहीं होगा, पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी, बिकॉज नंबर ऑफ टर्न हाफ होंगे तो करस्पॉन्डिंगली लेंथ भी हाफ हो जाएगा, तो दोनों चीजें हाफ हाफ होंगी, तो पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी। मतलब मैग्नेट का क्वेश्चन है तो सोलेनाइड से दीजिए उसका आंसर। क्वेश्चन बार मैग्नेट का होगा लेकिन सोलेनाइड से कंपेयर कर लोगे तो आंसर देने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लॉन्गिट्यूडनली कट करने पे क्या होगा, इसमें ये भी पूछते हैं कि अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनली कट कर दें, देखिए नॉर्थ एंड साउथ है और इसको ऐसे लॉन्गिट्यूडनली इस तरीके से कट कर दें, तो लॉन्गिट्यूडनल कट करने का मतलब एक तरीके से बार सोलेनाइड को हम एरिया लॉन्गिट्यूडनली हाफ कट कर कर रहे रहे हैं। हैं, एरिया आधा कर रहे हैं, इससे मैग्नेटिक मोमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा? एरिया हाफ कर दोगे तो हाफ, और पोल स्ट्रेंथ पर हाफ। तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल कट कर रहे हैं इस तरीके से, मतलब उसकी थिकनेस कम कर रहे हो, बार मैग्नेट की थिकनेस कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब सोलेनाइड का एरिया कम कर रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके से कट करें लॉन्गिट्यूडनल कट, तो लॉन्गिट्यूडनल कट में मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हो जाएगा और पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगी।
जबकि ट्रांसवर्स कट में हुआ था कि मैग्नेटिक मोमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा, पोल स्ट्रेंथ उसमें भी, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो रही थी, पोल स्ट्रेंथ में फर्क नहीं आ रहा था। आगे बढ़े, दो चीजें ये होगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, a bar magnet of magnetic moment capital M, a bar magnet of magnetic moment capital M is restructured as a semicircle, find the new magnetic moment, वो हाफ टॉरॉइड का निकालवाया था आपने, वही हो जाएगा। मतलब बार मैग्नेट को हम इस तरीके से सेमी सर्कल बना रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं इसको। तो इसका इक्विवेलेंट क्वेश्चन क्या बना हमारे लिए? सोलेनोइड को टोराइड बना रहे हो। इक्विवेलेंट क्वेश्चन इज नाउ वी हैव हाफ टोराइड। अगर रिजल्ट याद हो तो ठीक है, नहीं तो डिराइव करें इसको। फिर हाफ टोराइड का मैग्नेटिक मोमेंट क्लासरूम में डिराइव किया गया है। देखो यही क्वेश्चन मैग्नेट में पूछ रहे हैं तो मेंस का है, और अगर एडवांस में पूछेंगे तो टोराइड के नाम से पूछ लेंगे। दोनों है एक ही क्वेश्चन। याद है तो ठीक है, नहीं तो डेरिवेशन याद करो कि हाफ टोराइड का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला गया था। सर ये हर लूप का जब सर्कल के अराउंड देख रहे थे तो अल्टीमेटली डायमीटर के अराउंड चला गया था। हाँ, कुछ याद है कि नहीं? करे डेरिवेशन। सर आपने वो छोटे छोटे वेक्टर बनवाए थे। हाँ नहीं किया तो है, Solid. क्लास में तो किया है हमने, लेकिन अभी इस समय याद है कि नहीं है। सर इसका रिजल्ट नहीं याद है, हाफ टॉरॉइड का नहीं याद। नहीं Yes, याद है तो sir. फिर ये याद करना होगा कि रिजल्ट कैसे बना था। तो तरीका याद है सर, डिराइव कर लेंगे। नहीं यार, इसका रिजल्ट चाहिए एक्चुअली ना हमें। मैं अभी रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, अपने नोट्स में देखना इसको जाकर के। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो है 2 करंट इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न अपॉन पाई। ये जो ए है वो ये वाला एरिया है, जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो ऐसे बेंड करेंगे तो ये वाला एरिया, जो नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया। यूं कह लो कि जो बार मैग्नेट पहले स्ट्रेट फॉर्म में रहा होगा, उसका ये फ्रंट वाला एरिया होगा, क्योंकि जब सेमी सर्किल करेंगे तो ये फ्रंट वाला एरिया ही नीचे आएगा इधर, जब उसको मोड़ोगे। डेरिवेशन के लिए एक बार जाके देखना नोट्स में जाकर के। लेकिन वही बार मैग्नेट जब स्ट्रेट फॉर्म में था तो वो एक सोलेनाइड था, तब वो एक सोलेनाइड था, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट वो था NIA, इसको M डैश लिख देते हैं। अब आप बताइए कितने टाइम्स चेंज हो गया वो? 2/5। तो नाउ M डैश विल बी था 2/5 टाइम्स ऑफ प्रीवियस वैल्यू। Yes, sir. क्या पोल स्ट्रेंथ चेंज होगी इसमें? पोल स्ट्रेंथ बदलेगी कि नहीं बदलेगी? पोल स्ट्रेंथ बदलेगी। देखिए नहीं सर।
सर इसमें भी सर जब पाई डी ध्यान से देखो। को एल लिखेंगे तो 2/पाई वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। देखिए पोल स्ट्रेंथ बोलते किसको है ना, ये समझो। पोल स्ट्रेंथ जो था, सर जो दो एंड होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस की लेंथ लेंगे यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक जैसे ये, चार्ज हाँ ये नॉर्थ पोल है डायमीटर और ये का। साउथ पोल है। एक्चुअली नॉर्थ साउथ पोल ऐसे होंगे। स्क्रीन बार बार कट जा रही है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट एम डैश है, इसकी डेफिनेशन होगी पोल स्ट्रेंथ इनटू नॉर्थ साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस। भाई मैग्नेट्स के लिए पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ है ना, और लेंथ बिटवीन द टू पोल्स, मतलब दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस। तो इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो उनके बीच में सेपरेशन जो होगा वो डायमीटर हो जाएगा, विच इज 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। तो इस हिसाब से जो नई पोल स्ट्रेंथ आएगी, नई पोल स्ट्रेंथ ये आएगा 2/पाई, उधर से 2r भी नीचे चला जाएगा, एंड दिस कैपिटल M। ये एनालॉग मेरा सीखना पड़ेगा हमें, ठीक है, या तो ठीक है। और कैपिटल M मैग्नेटिक मोमेंट था जब यार वो आपका मैग्नेट, एल हो जाएगा। हाँ, तो जब वो स्ट्रेट मैग्नेट था और उस स्ट्रेट मैग्नेट की लेंथ L थी मान ले, तो यही मैग्नेटिक मोमेंट जिसको NIA कह रहे हो, ये प्रीवियस पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय L था, और यही लेंथ तो सरकमफ्रेंस बनेगी यहाँ पर। यस। तो जो पुराना वाला पोल स्ट्रेंथ है, पहले वाला पोल स्ट्रेंथ, वो M/L है पहले वाला, और अब जो पोल स्ट्रेंथ है वो ये बन रहा। लेकिन एक्चुअली पाई इंटू आर जो है, पाई इंटू आर मतलब ये सरकमफ्रेंस जो है वो है तो L के बराबर ही। उसी 2L कैसे हो जाएगा यार, ये 2 कैंसिल हो रहे हैं, और एल के बराबर। पाई इंटू आर यही वाली लेंथ है, तो एक्चुअल में ये कैंसिल आउट हो गए, मतलब ये भी M/L आ रहा है। यानी आंसर क्या बोलोगे कि बेंड करने पर पोल स्ट्रेंथ चेंज, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा। मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगी, पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो? कंपैरिजन समझ में आया आपको सोलेनॉइड और इससे? ठीक। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, एक कंसेप्ट तो पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक मोमेंट्स इनको लेकर के है। तो सेकंड कंसेप्ट, जरा हम एक मैग्नेटिक फील्ड बाय सोलेनॉइड डिराइव करना चाह रहे हैं। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन देखिए। डेरिवेशन यूजफुल फॉर एडवांस है, रिजल्ट यूजफुल फॉर मेंस। डेरिवेशन एडवांस के लिए है, और जो रिजल्ट बनेगा वो मेंस के काम आएगा। तो एक सोलेनॉइड मान लो आप, इसमें क्लोजली पैक्ड खूब सारे टर्न्स हो, इसमें क्लोजली पैक्ड। सपोज ये आई करंट मान लेते हैं, और टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स मान लें इसमें, इसकी पूरी लेंथ है L मान लेते हैं, रेडियस वगैरह सब दे रखा है कैपिटल R। हम लोग को सोलेनॉइड के बाहर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। सोलेनॉइड के बाहर x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आउटसाइड द सोलेनॉइड। किया तो ये भी है, ऐड सब्सट्रैक्ट तो करते सब हैं। कुछ है, लेकिन सर अभी वो क्या एक्स्ट्रा एक लंबा सॉलिनॉइड मान के माइनस छोटा जितना एक्स्ट्रा लेंथ ले रहे हैं। वो करते थे। हालांकि जो तरीका हम लोगों ने बताया था, जो मुझे जितना याद आ रहा है, cos थीटा वाला क्या था? हाँ, कुछ ऐसे नहीं आ रहा था ये कि अगर हम इस एक्सटर्नल पॉइंट को सोलेनॉइड के दोनों एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दें, अगर इसको सोलेनॉइड के दोनों एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दें। अच्छा, नोट्स में नहीं होगा ना कि देख ले हम लोगों ने, तो फिर अभी नहीं है नोट्स, फिर डिराइव करो या तो रिजल्ट बताओ, फिर रिजल्ट बता रहे सर नोट्स देख के। जल्द देख के बताओ कहीं से, जो घर पे बैठे हैं वो तो देख के बताएं, नहीं तो फिर पूरा डेरिवेशन में टाइम जाएगा मेरा। बुक में डेरिवेशन नहीं है इसका यार, एक्चुअली HCV में डेरिवेशन नहीं है। HCV में आइडियल सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड का डेरिवेशन है।
ये डेरिवेशन दो जगह पर है, या तो एनसीईआरटी में डेरिवेशन इसकी या अपने अपनी कॉपी में। सर लिखिए, सर बता रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, सर म्यू अल्फा नॉट कौन सा एंगल है? ये वाला, ये अल्फा 1 और ये बड़ा वाला अल्फा 2। हाँ, तो रिजल्ट क्या है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का? म्यू नॉट, हाँ, कैपिटल एन है कि स्मॉल एन है? 2 इंटू लेंथ, आगे कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा 2, यही है ना? हाँ यही है सर। कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा 2, ये रिजल्ट है ना? एनसीईआरटी में है डेरिवेशन, वहां भी देख सकते हैं, नोट्स में देख सकते हो। कॉस अल्फा 1 को एक्स के फॉर्म में क्या लिखें? कॉस अल्फा 1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना चाहेंगे तो ये एक्स फ्रंट साइड से है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस हो आप, फ्रंट साइड से वो पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कॉस अल्फा 1 को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से एक्स बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। और उधर कॉस अल्फा 2 को लिखना चाहें अगर, सर ये नहीं, x प्लस एल भी तो होगा सर अल्फा एक 1 एक मिनट गड़बड़ हो गई, रुक जाओ। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस एल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स प्लस एल x स्क्वायर प्लस प्लस एल आर का होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और फिर माइनस एक्स बाय, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यस सर। ठीक है, और अल्फा के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो फिर ये भी जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख लो, मी नॉट एन आई बाई 12 कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा 2। इसमें एक केस लगाएं, अगर कि x की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए, मतलब एज कंपेयर टू लेंथ काफी ज्यादा हो, दैट मीन्स कि ये एक बहुत छोटा सोलेनाइड है। एक तो हम लोग पढ़ते हैं लॉन्ग सोलेनाइड, है ना, तो वो तो एम्पियर लॉ से आता था। स्मॉल सोलेनाइड हो, अगर x बहुत बड़ा नंबर, तो थोड़ी अप्रोक्सीमेशन काम करनी है इसमें। जरा अल्फा के फॉर्म में बता सकते हो कि अगर ये x बहुत बड़ा कर दे, मतलब ये पॉइंट काफी दूर दूर चलते जाओ, इसको यहाँ ले जाओ और दूर करते जाओ, जितना ये पॉइंट दूर होता चला जाएगा अल्फा अल्फा कम 1 होता जाएगा, बराबर नहीं होंगे, अल्फा 1 टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, जीरो को अल्फा टेन 1 करता है। टेंडिंग टू 0 और अल्फा 2 कैसा? बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। नहीं, वैसे अल्फा के फॉर्म में देखेंगे तो क्या बोलेंगे, मान लो अगर ये अल्फा वाला चीज बता रहे हो आप, अगर ये वाला पॉइंट हम बहुत दूर करते चले जाएं, दोनों काफी क्लोज वैल्यूज आएंगी, बहुत ज्यादा क्लोज वैल्यू, तो उस हिसाब से तो दोनों, अगर दोनों की वैल्यू क्लोज मतलब बराबर हो जाएंगी तो जीरो नहीं आएगा ना आंसर। प्रॉब्लम ये है, एक्चुअली इसमें आंसर जीरो नहीं है, एक्सपेंशन लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा इसमें ना बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन वगैरह यूज करना होगा। कर रहे हो कि करें हम? फिर से बोलना एक जरा, म्यू नॉट एन आई अपॉन, ये एल नहीं एल नहीं, अच्छा एल कैंसिल हो गया, फिर बोलना क्या है, म्यू नॉट एन आई। अगर तुम्हारा एल आ रहा तो बताओ ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, चलो दोबारा चेक कर लो फिर।
इसमें भी है, एनसीईआरटी में है, मैं तो बोल रहा हूँ उसमें भी देख सकते हो, बुक से देख लो यार, कहीं से देख लो। वी नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन, कोई बात नहीं, आर स्क्वायर अपॉन 4 L एक्स स्क्वायर। तुम्हारा अलग आ रहा है। एल आने दो, एल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है भाई, अलग अलग तरीके हैं, जो भी जिसका भी जो भी आ रहा है। कर कैसे रहे हो पहले वो तो बता दो, तरीका तो बता दो, उसके बाद मालूम चलेगा सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? एक्स बाई एल से डिवाइड कर दिया, फिर एक मिनट को बहुत ज्यादा स्पीड में होगा, फिर से थोड़ा धीमे बताओ। एक्स प्लस एल से तुमने हटा दिया, हाँ, फिर उसके बाद हाँ, तो ये हो जाएगा 1 + r/x + l का होल स्क्वायर। तो ऊपर लेकर पावर -½ कर दी होगी, फिर उसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दी होगी। और इधर क्या किया? इधर भी वही काम किया है। ये क्यों? तो x को r से ज्यादा तो कुछ मान नहीं रहे हम लोग। ये क्या हो रहा है? है? हम खुद डर गए, हमने कहा यार ये क्या हो गया, अर्थक्वेक तो नहीं आ गया कोई? और तो कुछ इधर इधर क्या हो गया सर? अरे दरवाजा अपने आप हिलने लगा, तो हम लोग सोचे भूकंप आ गया इधर। जान सूख गई थी यार, तो हवा का सारे बचेंगे कि नहीं, उधर पता नहीं रशिया वाला कोई मिसाइल इधर तो नहीं आ गया। हाँ, डायरेक्शन घूम गई उसकी, यूक्रेन की जगह यही ऊपर छत पे गिरी हो कोई। बच्चा सुनो, आप एक काम करना है, अभी इसको जब हम चेक करेंगे ना, सीधे रिजल्ट पे देखो, ये कुछ ऐसा बनेगा। जब आप इसको पूरे तरीके से सिंप्लीफाई करते हो तो ये रिजल्ट कुछ ऐसा आता है, μ0/4π। जो घर पे बैठे हैं, अगर उनके पास एनसीईआरटी तो खोल लो भाई, इसमें μ0/4π 2ni πr² अपॉन x³ आना चाहिए एक्चुअली। अब ये x³ क्यों नहीं आ रहा ये देखना है। रिजल्ट में एक्चुअली x³ आता है। सर ये बिल्कुल उससे मिल जाता है रिजल्ट से हाँ, देख लेना, सुनो, करते थे। अभी एक काम करो, अभी के लिए छोड़ दो, आप अपने जाओ घर हम में, लोगों को एनसीईआरटी पे तो डेरिवेशन। डायरेक्ट ही बता दिया था आपने, बिना नहीं डेरिवेशन एक्चुअली डेरिवेशन है इसका, हम आराम से अप्रोक्सीमेशन भी लेना, उसमें बताया गया, इसमें अभी टाइम खराब नहीं करती है। और ये ni πr² मैग्नेटिक मोमेंट हो गया है इसका, ये चीज एक्चुअल में मैग्नेटिक मोमेंट है m। ये हमने क्लास में खेल तो किसमें किया है, स्क्वायर लूप के एक्सिस पे किया है। स्क्वायर लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, तो उसमें ये चीज आई थी।
2 इलस्ट्रेशन कराए थे उसमें भी मैंने यही कहा था कि किसी भी लूप में जब साइज छोटा कर देते हैं तो ये बनता है रिजल्ट। तो ये चीज एक्चुअली क्या होती है कि हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के सिमिलर रिजल्ट दे रही है। it is 2 times magnetic moment by x cube because ni pi r square मैग्नेटिक मोमेंट है। तो ये एक डाइपोल जैसा रिजल्ट बन जाता है और इससे इसकी इलेक्ट्रिकल डाइपोल के से एनालॉग बन जाता है इसका। सोलेनाइड को अब इलेक्ट्रिकल डाइपोल के एनालॉग लेके जाते हैं। सोलेनाइड और बार मैग्नेट आपस में एनालॉग हुए, सोलेनाइड बार मैग्नेट का आपस में एनालॉग बना और वो फिर अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के भी एनालॉग हो गए, तीनों चीजें एनालॉग हो गई। और क्योंकि सोलेनाइड बार मैग्नेट के एनालॉग है और सोलेनाइड का जो डेरिवेशन है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एनालॉग आया, तो इसी बेस पर ये कह दिया जाता है, मतलब यही रीजनिंग प्रोवाइड कर दी जाती है और इस रीजनिंग से कह देते हैं कि जो बार मैग्नेट्स होते हैं, लाइक अगर हमारे पास साउथ नॉर्थ करके कोई एक बार मैग्नेट हो बट उसकी लेंथ छोटी होनी चाहिए और उस मैग्नेट के एक्सिस पर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो आपको, इसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, तो अब इससे भी फॉर्मूला याद कर लोगे। आप क्या करो, इस मैग्नेट को सोलेनाइड से कंपेयर करिए और सोलेनाइड को इलेक्ट्रिक डाइपोल से कंपेयर करो, लाइक -q एंड +q। तो इस केस में याद करिए डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट 1/4πε 2 टाइम्स ऑफ डाइपोल मोमेंट बाय r3 अगर r डिस्टेंस पर निकालते हो। तो अब इसी तरीके से इसको कंपेयर करके r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये हो जाएगी μ0/4π, कांस्टेंट बदलना होता है, डाइपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक मोमेंट और r3। और वो सारे रूल जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लगाए गए थे वो सारे रूल लगाओ यहाँ पर। जैसे पहला रूल था ये, फर्स्ट रूल डायरेक्शंस को लेकर के था, याद करो डाइपोल के केस में एक्सिस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती थी, जिधर डाइपोल होता है, मतलब अगर ये माइनस या प्लस ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है तो इसी डायरेक्शन में ई दिखाते हो, सेम डायरेक्शन में ई दिखाते हो। मैग्नेट में साउथ से नॉर्थ आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, साउथ से नॉर्थ नहीं, नेगेटिव का एनालॉग साउथ है, पॉजिटिव का एनालॉग नॉर्थ है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन है, अगर आप उसकी एक्सिस पर फाइंड कर रहे हो। और अगर किसी को याद हो कि डाइपोल के परपेंडिकुलर लाइन यानी कि जिसको इक्वेटर ऑपोजिट आता है, ऑपोजिट डायरेक्शन आर डिस्टेंस इक्वेटर पर, AP तो मैग्नेटिक मोमेंट के KP अपोजिट जाओ, by KP बाय मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड निकालिए और ये मैग्नीट्यूड में ये इसका फॉर्मूला होता था, हाँ μ0/4π, कांस्टेंट बदल दीजिए, m/r³ कर लीजिए। m/r3। इस तरीके से कोशिश ये करेंगे कम से कम याद करना पड़े, समझ करके काम चल जाएगा इसमें भी। मतलब और इवन डाइपोल में कितना याद है उस पर जनरलाइज थीटा एंगल पे जब जाते थे तो उसको रिजॉल्व करके फिर उसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट मेथड था वहां पर कि एक इस आर के अलोंग दिखाते थे, उसको बी आर डाइपोल को कहेंगे कर देते तो थे, फिर एक के लिए एक्सियल एक के लिए इक्वेटर। मैं रिजल्ट दिख रहा हूँ, हाँ मैं रिजल्ट दिख रहा हूँ, बाकी तुम लोग को थोड़ा सा अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल जाना पड़ेगा। इसमें 2m cos θ/r³ होता था और एक इसके परपेंडिकुलर जाते थे, बी एक तो आर के अलोंग और एक परपेंडिकुलर थीटा के अलोंग, जिसको बोलते थे बी थीटा नोट करते थे उसको हम लोग क्लास में। और इसकी जो वैल्यू बनी थी वो बनी थी μ0/4π और m sin θ/r³। तो बाकी इसका रिजल्टेंट निकालते थे इसमें। तो अब ये याद रहेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाय द बार मैग्नेट एग्जैक्टली सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डाइपोल, या यूं कह लीजिए कि बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर इक्विवेलेंट। ऑल्सो द बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू सोलेनाइड। बार मैग्नेट को सोलेनाइड के साथ जो इक्विवेलेंट बताया है
उसका एडवांटेज पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक मोमेंट के लिए है, और बार मैग्नेट का इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ जो एनालॉग दे रहा हूँ, इसका एडवांटेज फील्ड्स कैलकुलेट करने के लिए, या और भी जो फॉर्मूले जैसे अभी एक किसी पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन था इस आर्टिकल के ऊपर, अभी एक पीवाईक्यू में क्वेश्चन ये दिया हुआ था उन्होंने दो मैग्नेट्स दे दिए थे ऐसे करके, एक मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 था और एक दूसरा मैग्नेट इसके परपेंडिकुलर रख दिया था और उसकी मैग्नेटिक मोमेंट m2 दे दी, और बीच में कहीं कोई एक पॉइंट चूज कर लिया था जो इस वाले मैग्नेट से कुछ शायद x1 डिस्टेंस पे था और दूसरे वाले मैग्नेट से x2 डिस्टेंस पे था, और यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछनी थी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगी। तो ये वाला एनालॉग अगर समझ में आ रहा हो, इलेक्ट्रिक डायपोल से एनालॉग समझ में आया, इसका क्या होगा, इसमें जैसे लेफ्ट वाला मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर राइट, ये B1, और इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, एक्सिस वाला, ये वाला, और दूसरे वाले मैग्नेट के नहीं, ये पॉइंट दूसरे मैग्नेट के परपेंडिकुलर लाइन पर है, यानी ये नीचे इक्वेटर वाला केस डायरेक्शन है, में। तो उसका आप B2 नीचे दिखाओगे, लेकिन उसमें फॉर्मूला ये वाला लगाओगे V0/4πm/r3 और फिर इनका एक रिजल्टेंट लाओगे। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन मेंस में आते हैं, जस्ट सिंपल मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड निकालने के ऊपर। कर लेंगे। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे भी आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में ये कहा गया था कि अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, टॉर्क लगता था उसमें, टॉर्क इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल वो था Pe sin थीटा, या वेक्टोरियल फॉर्म में P क्रॉस E, डाइपोल पे टॉर्क का फॉर्मूला। तो अगर हम एक मैग्नेट को, एक बार मैग्नेट को इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे, अब बार मैग्नेट इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉर्क ऑन दिस मैग्नेट, टॉर्क ऑन दिस मैग्नेट विल बी M क्रॉस B। डाइपोल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की टॉर्क लगती थी, उसकी टेंडेंसी होती थी डाइपोल को डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाइन करने की। मैग्नेट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की टॉर्क आएगी वो भी सिमिलर है, वही काम करेगी, मतलब मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के लाइन के साथ अलाइंड करने की टेंडेंसी है उसकी। डाइपोल वाले चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल वाज -Pe cos थीटा। तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी -Pe cos थीटा -M into B cos थीटा, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी यू। अब इन सबको डिराइव नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ नेट की जो वैल्यू बनती थी वो 0 बनती थी अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें, नेट फोर्स 0 सिमिलर। तो अब अपने आप सोच लिखना जो लिखिए, मैं पॉइंट्स बोलता जा रहा हूँ, आप समझ जाओ क्या करना है। शायद एक फॉर्मूला और भी डिस्कस हुआ था कि अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन पे रखा हो, तो बताना अगर डिस्कस हुआ है कि नहीं। तब उस केस में शायद ये फॉर्मूला P मल्टीप्लाइड बाय कुछ DE/dx या DE/dr करके बना था। ये नहीं हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये मिस हुआ है, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
सर पढ़ा तो सर, आप 2 बार बता नहीं, चुके, 2 बार बता चुके। डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं यस हुआ सर, तो एक बार देख लीजिए। बता चुके हैं सर। हुआ होगा, लेकिन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दिखा देते हैं। सर पहले भी सर डाइपोल यही बोल के बताए थे आपकी, नहीं हुआ होगा तो बता दे रहे हो, 3 बार बता चुके किसी हैं। एक जगह हुआ है ये चीज, कहाँ हुआ भगवान जाने, जल्दी जाना। 2 बार सर, एक बार टेस्ट में भी बता चुके हैं, RTS में। यस सर। नहीं, वो तो गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म था, वो नहीं कह रहे हैं। नहीं सर, ये भी बताएं सर 100% यहाँ पे एक्स्ट्रा। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा एक बात बताओ, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी गई हो और नॉन यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म है, विच मीन्स की स्ट्रेंथ इसकी अलग अलग आएगी। और एक डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ही लाइन पे हो, ये कंपलसरी कंडीशन। एक डाइपोल हो और वो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन से कोइंसाइड कर रहा हो। डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन कोइंसाइड कर रही है। ये बताइए, डाइपोल का मतलब लेफ्ट साइड पर डाइपोल का नेगेटिव चार्ज होगा और लेफ्ट साइड ऐसे डाइपोल का माइनस वाला चार्ज होगा। तो इस माइनस वाले चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी? पीछे की तरफ, और वो फोर्स होगा Q इंटू ई। और मान लें कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, सपोज दैट इस नेगेटिव चार्ज की जो पोजीशन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसकी पोजीशन, उसको R मान लो। नाउ पॉजिटिव चार्ज ऑफ डाइपोल, देखे जरा, इस डाइपोल का जो पॉजिटिव चार्ज है राइट साइड पर, वहां पर फोर्स राइट साइड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां सेम नहीं होगी ना, नॉन यूनिफॉर्म है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ई प्लस डी मान लें, बिकॉज डाइपोल तो बहुत छोटा है ना, तो छोटे डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन भी छोटा होगा, क्योंकि इसकी पोजीशन को, पॉजिटिव चार्ज की जो पोजीशन होगी उसको हम लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, इसको डिनोट करके लिख सकते हो R प्लस डी आर। ऐसे में नेट फोर्स क्या बना, इससे डाइपोल पर नेट फोर्स QE लेफ्ट साइड पर और QE प्लस डी राइट साइड पर, तो नेट फोर्स Q इंटू डी, इट इज अ नेट फोर्स। अब इसी में अगर हम dr से मल्टीप्लाई कर लें और dr से डिवाइड कर दें, Q dr p हो जाए, और Q इंटू डी आर विच इज द चार्ज इंटू सेपरेशन डाइपोल मोमेंट, तो बहुत छोटा डेरिवेशन है ये, डाइपोल मोमेंट इंटू डी बाई डी आर। लेकिन ये यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली, ये तभी लगता है जब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लाइन पे हो। जी सर, वो -du/dr वर्क एनर्जी से कंपेयर करके। हाँ, वर्क एनर्जी वाला करके बताया है, -du/dr से। ऐसे ही मैग्नेट में क्या बनेगा ये, अगर एक मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के लाइन पे रखा हो। mdv/dt। अब कुछ क्वेश्चन करो, MdV/dr। अब कुछ क्वेश्चन कराएं, उसके बाद देखो आगे चलते हैं। पहले इसके 2-3 बेसिक क्वेश्चन देखें। असाइनमेंट में अभी जो भेजी है ना, उसमें पहला वाला तो नहीं होगा, पहला वाला उसका एक्चुअली एंगल ऑफ डिक्लिनेशन लगा हुआ उसमें, तो वो तो नहीं होगा। दूसरा वाला देखो जरा एक मिनट पहले, सेकंड नंबर क्वेश्चन। बार मैग्नेट विद द पोल्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट एंड पोल स्ट्रेंथ, ये दो चीजों से क्या निकल जाएगा? पोल Magnetic स्ट्रेंथ और Magnetic बार moment। मैग्नेट की लेंथ, तो PM इंटू एल मैग्नेटिक मोमेंट, ये स्टेटमेंट मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हो गई। सेंटर ऑन अ फ्रिक्शनलेस पाइवट है, और आगे जो कोई क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री के एंगल पर इसको इक्विलिब्रियम पर रखा हुआ है, और टॉर्क इक्विलिब्रियम पर बैलेंस रखने के लिए, करेंगे। इक्विलिब्रियम पर रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाई गई है। टॉर्क बैलेंस में कौन सी दो टॉर्क बैलेंस होंगी? एफ वाली और मैग्नेटिक मूवमेंट वाली। F मतलब जो वाली फोर्स लगाई है उसकी टॉर्क, E वाली।
और तो जो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड के मोमेंट की टॉर्क वजह आप ये से लिख लोगे एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, और एम निकालने के लिए पोल स्ट्रेंथ और लेंथ दी हुई है। तो कुल मिलाकर के इसका जो सोल्यूशन बनेगा, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू साइन ऑफ 60 into डिग्री sin 60 degrees equal इक्वल to टू F into Y. अप्लाइड फोर्स इंटू उसका जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर पे दिया हुआ है। इस तरीके के बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट वाला देखें जल्दी से। थर्ड वाला क्वेश्चन। पैरेलल से एंटी पैरेलल जाने में वर्क डन क्या होगा? सर एक में माइनस पीई, तो एक ये में लगाओ प्लस पोटेंशियल, हाँ पीई ये हो वाला जाएगा, पोटेंशियल 2 एनर्जी। p cos थीटा। जब 2 पीई हो जाएगा। प्लस माइनस की गड़बड़ हो जाती है इसमें, इतनी भी जल्दीबाजी ना करिए, प्लस और माइनस का प्रॉब्लम रहेगा इसमें। इनिशियल प्लस एनर्जी में क्या हुई होगा इसमें? इनिशियली थीटा पैरेलल 0 वाला है कि 180 है? माइन पैरेलल है सर, पहले 0। 0 है, तो इनिशियल हो गया माइनस एम बी, फाइनल फाइनल एमबी हो जाएगा। प्लस एम बी। वर्क डन चेंज ऑफ डेल्टा यू, मतलब डेल्टा यू होगा या फाइनल माइनस माइनस ऑफ डेल्टा यू इनिशियल होगा? एनर्जी। तो ये वर्क किसका पूछा जा रहा है? किसका वर्क पूछा जा रहा है? नहीं, अरे मतलब कौन सी एजेंट का वर्क पूछे? एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल वर्क हमेशा निकालते हो आप यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू इनिशियल। जैसे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। साइन सर का ध्यान किसी रखना और कुछ नहीं। सर किसी भी डाइपोल का फंडामेंटल नेचर इलेक्ट्रिक मतलब फील्ड के अलोंग होता है, तो उससे भी सोच सकते हैं कि यस ताकत सर, कि लगेगी हमें जबरदस्ती ही करना पड़ेगा। बिल्कुल ताकत लगेगी नहीं घुमाने बिल्कुल। में। चौथा क्वेश्चन प्योरली फॉर्मूला बेस्ड। अरे वो कुछ मिसप्रिंट हो गया है। अ मैग्नेटिक निडल लाइंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक रिक्वायर्स है वो आर और क्वायर्स, पता नहीं कौन सा वर्ड दिया इसमें, रिक्वायर्स है वो, requires W unit of work to turn it through 60 degree angle. What is the torque needed to maintain the आगे dipole? रॉर्क लिखा है इसमें। हाँ, अरे वो अभी एक्चुअली ना तुरंत टाइप हुआ है, हम लोग भी इसको प्रूफ रीड किया नहीं, अभी चेक करना पड़ता है टाइपिंग। तो पैरेलल से 60 डिग्री पे जा रहे हैं, तो इसी वाले कंसेप्ट से निकाल सकते हो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में थीटा 60। समझ आ रहा है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस एम इंटू बी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस एम इंटू बी इंटू कॉस 60। फिर W बराबर डेल्टा यू, इससे m इंटू बी की वैल्यू मिल जाएगी, 2 एम बी की वैल्यू, एंड देन टॉर्क इज सिंपली एम बी साइन थीटा। देख लो आंसर क्या यस, रहा है, √3, यही आंसर। इसके बाद आता है ये सब टॉर्क वर्क के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। देन नेक्स्ट इसके बाद एक जो सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, मतलब वो एक्चुअली वो ऑसिलेशन का है, ऑसिलेशन ऑफ अ बार मैग्नेट। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी है एक्चुअली, डाइपोल के ऑसिलेशन, दोनों न्यूमेरिकल पैरेलल में दिखा रहा हूँ। डाइपोल्स में ये कहा गया था, इवन एचसीबी का प्रॉब्लम भी है ये, कि जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई एक डाइपोल को और स्मॉल एंगल थीटा पर रिलीज कर दो उसे, अगर एक स्मॉल एंगल थीटा पर डाइपोल को स्टार्ट कर दे, तो ये कहा जाता था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेट कर जाता है। और क्यों ऑसिलेट करता है? क्योंकि जब थीटा एंगल पर डाइपोल को आप स्टार्ट करोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल को एक टॉर्क लगाएगी अलाइनमेंट करने के लिए। तो टॉर्क इस थीटा के अपोजिट है और उस टॉर्क को लिखते हैं, फॉर्मूला तो उसका था पीई साइन थीटा, स्मॉल एंगल में उसको थीटा लिख देते थे, थीटा लिख। और क्योंकि टॉर्क इस थीटा के डायरेक्शन के अपोजिट है तो माइनस लगाते थे। ये एसएचएम में एंगुलर एसएचएम हुआ।
एंगुलर एसएचएम वाला आर्टिकल जब यूज करते थे तो उसमें टॉर्क जो एंगुलर एसएचएम वाले फॉर्म जो होते थे उसमें अगर हम याद करें तो टाइम पीरियड जो होता था वो था 2 पाई रूट ऑफ, देखिए स्प्रिंग वाले में मास अपॉन कांस्टेंट बोलते थे, बट एंगुलर में मास की जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और कांस्टेंट के की जगह पर पी इंटू ई, इनटू मतलब जो टॉर ये फॉर्मूला था टाइम पीरियड का। इलेक्ट्रोस्टैटिक में एचसीवी में है इसका क्वेश्चन पहले चैप्टर में, और हम लोगों ने भी किया हुआ इसमें। ये बताओ अगर इसी एनालॉग पर अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट को ऑसिलेट करवाओ, सेम पूरा आर्टिकल रिपीट कर दे, मैग्नेटिक फील्ड हो और उसके अंदर एक बार मैग्नेट हो और थीटा स्मॉल एंगल हो, डेरिवेशन की जरूरत है या फिर कॉपी करेंगे इसको? एनालॉग है ये। तो दिस मैग्नेट विल आल्सो ऑसिलेट विद अ टाइम पीरियड ऑफ 2 पाई रूट एम भी हो जाएगा पी की जगह। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। इसमें थोड़ा ट्विस्ट बस ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बार मैग्नेट एक तरीके का क्यूबॉइड होता है। बार मैग्नेट को अगर हम देखेंगे तो वो क्यूबॉइडिकल स्ट्रक्चर है, नहीं तो जो बार मैग्नेट्स हैं वो क्यूबॉइडिकल शेप के होते हैं। ये उनका स्ट्रक्चर कभी, बार मैग्नेट तो सभी ने देखा है, कभी न कभी तो खरीदा ही होगा, या किसी चिप्स विप्स में मिल गया होगा, किसी टॉय में। सर लैमिना में वो लगा देंगे परपेंडिकुलर एक्सिस तो थ्योरम। ये एक, हाँ ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है। इट इज अ क्यूबॉइड। अब रोटेशनल मैकेनिक्स में क्यूबॉइड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वो देखने पड़ेंगे। सर क्यूबॉइड का क्योंकि दिया डाइपोल में, एक्चुअली डाइपोल में तो दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि डाइपोल में हम दो पार्टिकल्स मानते थे यहाँ पर। तो अगर हम एक क्यूबॉइड माने, इसकी लेंथ एल हो, ये विड्थ डब्ल्यू हो और हाइट एच हो, और एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस क्यूबॉइड जा रही हो, ये एक्सिस हो जिसके अबाउट ऑसिलेशन हो रही है, तो इसमें लैमिना वाला फॉर्मूला लगाते थे क्यूबॉइड में। क्लास में ये कहा गया था कि ये जो एक्सिस है क्यूबॉइड के जिस फेस से जाएगी, क्यूबॉइड के जिस फेस से जाएगी उस फेस को एक रेक्टेंगुलर लैमिना मान लो, और लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला फॉर्मूला यूज करें। तो कैपिटल आई विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब एक लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, ये था 1/12 इंटू उसका मास, और इस फिगर के हिसाब से, इस फिगर के हिसाब से इट विल बी एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। चेक करो जा करके मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ क्यूबॉइड। ये भी करा था, क्यूब का भी कराया था। क्यूब का भी था। ये एक प्रॉब्लम करता है यहाँ पर कभी कभी। दूसरी प्रॉब्लम एग्जाम प्रेशर, कि परपेंडिकुलर था सर, मतलब याद नहीं। ये परपेंडिकुलर वाला ही है। दूसरी एक नॉर्मल मिस्टेक, सिली मिस्टेक जिसको बोलते हैं हम लोग, होता क्या एक्चुअली यहाँ पर कैपिटल एम, ये मैग्नेटिक मोमेंट है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एम है वो मास। तो कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल करने में कितना नहीं एम काट देते हैं, कर देते हैं। ये एक वैसी सिली मिस्टेक बता रहा हूँ कि नॉर्मली एम और एम दिखते हैं, तो एग्जाम प्रेशर में क्या होता है कि वो कैंसिल कर देते हैं लोग, जबकि मीनिंग अलग है। नीचे जो एम रखा है वो मैग्नेटिक मोमेंट है और इनर्शिया में जो एम यूज कर रहे हो वो मास है। या तो सिंबल बदल लो, कुछ ऐसा कर लो। एक नॉर्मल बात बताई जा रही है कि ऐसे हो जाता है कभी कभी। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल्दी लिख रही है इसको, यहीं पे खत्म कर। क्वेश्चन 5 में मैग्नेट था उसको आधा कर दो। तो जो शुरुआत में डिस्कस हुआ था कि मैग्नेट को आधा करने पर उसके मैग्नेटिक मोमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट आधा होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा। अब बस पूरा सोच के बताइए क्या होगा। रिजल्ट सामने है, मैग्नेटिक मोमेंट में फर्क आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फर्क आ जाएगा।
है, देख लीजिए ध्यान से। ये सब क्या होता है, हम जल्दीबाजी में क्या होता है कि भाई इस पे तो ध्यान दे दिया कि मैग्नेटिक मोमेंट, इनर्शिया ध्यान देना भूल गए, क्योंकि अगर आप इसको आधा करोगे तो मास भी आधा होगा और लेंथ भी आधी होगी। लेंथ भी आधी हो जाएगी। देखो क्या कुछ फर्क पड़ेगा यार इसमें। और ये थिन मैग्नेट है, हाँ? तो एच तो वैसे भी यूज नहीं हो रहा है एच तो वैसे भी यूज नहीं कर रहे हो यहाँ पर, फिर कैसे होगा? थिन मतलब आपकी लेंथ कंसिडर करनी है खाली, एक तरीके से मेरे ख्याल से डब्ल्यू और एच दोनों इग्नोर करने पड़ेगा आपको, तभी आएगा, क्योंकि ऐसे तो आंसर आ ही नहीं पाएगा। तो आप डब्ल्यू और एच दोनों इग्नोर कर दीजिए, मतलब एक रॉड टाइप मान लीजिए, जस्ट बिकॉज थिन वर्ड है। अब बताओ, अगर ये डब्ल्यू इग्नोर कर लेते हैं, मास आधा हुआ, लेंथ आधी हुई, नहीं ये हट गया, और एम और एल दोनों आधे आधे हो गए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 1/8 हो गया, 1/8 और मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो गया। तो 1/8 और 1/2 पूरा अंदर 1/4 हो गया, उसका रूट 1/2 हो गया, तो मतलब पहले का 1/2। अब यही आंसर है ये। अब क्या है ना कि थिन वर्ड पे ध्यान देना था इसमें। अगला वाला, ये तो क्या कहना चाह रहे इसमें, पढ़ो जल्दी से 6th क्वेश्चन यही पे। नहीं, जोड़ने का तरीका क्या है? पोल टू पोल। नहीं, इसमें जो पहला वाला केस है, दो केस एक्चुअली इस क्वेश्चन, ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ो। इसमें सर टाइम नहीं लिखा है। इसमें पहली बार क्या हुआ है कि एक मैग्नेट है मान लो, और इसके ऊपर एक और मैग्नेट बढ़ा दिए, दो मैग्नेट से एक ऊपर एक, और दोनों के सिमिलर पोल एक तरफ कर दिए। बस फर्क इतना है कि एक का मैग्नेटिक मोमेंट m है, तो अब आपको सोचना है कि टोटल क्या हो जाएगा। पैरेलल में कनेक्ट है तो 3m नहीं हो गया, यस सर। और दूसरी बार पलट दी गई है, तो m हो जाएगा। दूसरी बार ये दोनों मैग्नेट ऐसे रखे गए हैं ऊपर ऊपर, लेकिन एक का साउथ नॉर्थ इधर है तो दूसरे का साउथ नॉर्थ अपोजिट है। सीरीज पैरेलल नहीं है यार, ये सब पैरेलल ही होते हैं, इनमें सीरीज पैरेलल नहीं होता। इनमें बेसिकली आपको ये देखना है कि मैग्नेटिक मोमेंट्स जो कि वेक्टर क्वांटिटीज हैं, क्या वो वो वेक्टर सेम वेक्टर डायरेक्शन में किस जाएंगे तरफ कि अपोजिट पॉइंट कर डायरेक्शन में रहे हैं, जाएंगे। इसमें ऑपोजिट हो जाएंगे। तो साउथ से नॉर्थ एक हो गया, और साउथ से नॉर्थ बेसिकली सम ऑफ टू वेक्टर्स है। तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट जब अपोजिट साइड पे जाएंगे वो तो वो m हो गया, और जब सेम डायरेक्शंस में है तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट 3m है। और उसके पहले एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में भी सोचिए। अरे तो जब चिपकाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा नहीं, नहीं वो अलग बात है कि मतलब यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी, तो उसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। तो अब जरा सोच के बताइए क्या होगा यार। वो बी वो टाइम मिस हो गया, कैपिटल टी, एक मिनट रुको यार, जल्दी जल्दी इन लोगों ने किया है। 6th क्वेश्चन ना, वो कुछ मिस हो गया वहां पर। नहीं, सेकंड लाइन में एक चीज मिस हो गई है, टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस असेंबली इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी इज, वो टाइम मिस कर गए वहां पर, इज कितने सेकंड्स है वो नंबर मिस हो गया वहां। अच्छा आप टी मान लो कैपिटल टी सेकंड, सपोज ये सिस्टम आपका कैपिटल टी सेकंड्स पर ऑसिलेट कर रहा है, या T1 पर ऑसिलेट कर रहा है, और ये सिस्टम T2 पर ऑसिलेट कर रहा है। आप ऐसे बता दो T1/T2 कितना है, छोड़ो वो सब। अगर ये सिस्टम का ऑसिलेशन T1 सेकंड पे है तो इस सिस्टम की ऑसिलेशन T2 पर है, T1/T2। इस पे ध्यान दो, इस पे क्या क्या चेंजेस करोगे। मासेस सेम है इनके दोनों के, तो T1 वाले के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, T1 वाले में 2π रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों का सिमिलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो तो 2i, मैग्नेटिक मोमेंट 3m इंटू बी,
और दूसरे वाले केस में टाइम पीरियड जब निकालोगे तो ये 2 पाई इंटू रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहां भी 2 y आई, upon m into लेकिन मैग्नेटिक मोमेंटम होगा, इससे T1/T2 निकाल लोगे। अगला वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन। साला कुछ मिस हो गया इसमें, रुको। अब वो तीसरी लाइन में 11F नहीं है, इफ है। ये इसको छोड़ देंगे, देख लो छोड़ना है क्या पे, आप इसी से अगर चाहो तो कर सकते हो। इसमें भी 2 मैग्नेट एक साथ चिपकाए गए हैं, लेकिन ओरिएंटेशन देखो। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या बनेगा इसमें? वो इसमें पैरेललोग्राम लॉ टाइप से लगे हैं। ऐसे रखे गए हैं 2 मैग्नेट, ऐसे क्रॉस का सिंबल नहीं होता है, ऐसे 2 क्रॉस मैग्नेट बनाया ऐसे है। रखे गए, प्लस का सिंबल बन गया, जैसे प्लस का सिंबल हो तो √2m बन जाएगा, क्योंकि 2 मैग्नेटिक मोमेंट 90 डिग्री पे आ जाएंगे, तो रिजल्टेंट √2m हो जाएगी। तो यहाँ √2m बन जाएगा, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 2i ही लिखोगे, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्शन नहीं लिखी जाती। कर लेंगे इसे। कर लोगे, हटाएं स्क्वायर, अगले आर्टिकल Yes. पे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलो। इसके बाद अगर देखोगे तो अगला क्वेश्चन उसी से मालूम चलेगा टॉपिक क्या है नेक्स्ट वाला। नहीं, अब वो डिप आ गया, वहां पर डिप, डिक्लिनेशन, ये सब आ गया। Earth's magnetism. इसका देख ले एक बार जरा। डिक्लिनेशन एंड डिप एंगल। देखो इसमें अर्थ के मतलब बेसिकली ये स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। तो हिस्ट्री में नहीं जा रहे यार कि कैसे डिस्कवर हुआ ये सब, ठीक है, वो पार्ट अपने आप पढ़ लीजिएगा कि किन लोगों ने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कवर किया, क्या सोचा उसमें, क्या पुरानी पुरानी थ्योरी क्या है। तो वो सबसे हमको कोई मतलब नहीं है, हम मेन मुद्दे पे आ रहे हैं। मेन मुद्दा ये है कि अर्थ को अगर आप स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मानते हो, तो जो अभी फिलहाल जो थ्योरी हम लोग को पढ़ाई जा रही है, उस थ्योरी में ये कहा जाता है कि इनसाइड अर्थ देयर इज अ बार मैग्नेट। ये थ्योरी गलत है, सही है, आपको नहीं मालूम, लेकिन प्रपोज ये किया गया कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर किसी मैग्नेट की वजह से है। अब कितना सही है मुझे नहीं मालूम। और ऐसा भी बोलते हैं कि जो रोटेशनल एक्सिस है अर्थ की, जो रोटेशनल एक्सिस, उससे कुछ एंगल पर है ये मैग्नेट। जो भी वो दिया जाएगा क्वेश्चन में, ये मतलब इसका इस टॉपिक से कोई मतलब नहीं आने, कि डिक्लिनेशन और डिप से इसका मतलब नहीं है, बट थोड़ा सा याद करने का बर्डन कम हो जाएगा। अगर आप इतना मान लेना कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो ड्यू टू द बार मैग्नेट, ये लाइन लिख लो तो आपका पर्पस पूरा हो जाता है, एक लाइन में सब कुछ हो जाता है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज सिमिलर टू द बार मैग्नेट, बस ये लाइन ध्यान रखो, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू बार मैग्नेट। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज सिमिलर टू बार मैग्नेट and the magnet is at some angle with and the magnet is at some angle with and the magnet is at some angle with the rotational axis.
magnet is at some angle with a rotational axis. रोटेशनल एक्सिस को एक्चुअल में जियोग्राफिकल एक्सिस भी बोलती हो। और जो मैग्नेट है उसकी लाइन को जब जाओगे तो ये कहलाएगी मैग्नेटिक एक्सिस। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये याद कर लोगे तो चीजें फिर रटनी नहीं होगी तुम्हें। ठीक है, बाकी देखिए, जिस तरफ जियोग्राफिकली नॉर्थ पोल बोलते हैं NG, और इधर जियोग्राफिकली साउथ पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर जिसको बोलते हैं NG और NS। तो जिस तरफ जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है उसी साइड मैग्नेटिक नॉर्थ भी कहा गया है, मतलब इसी साइड पर ये नॉर्थ मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक नॉर्थ, और इधर की तरफ मैग्नेटिक साउथ। नहीं, अरे साउथ नाम वैसे ही है लेकिन कंफ्यूजन दूसरी है, नाम रखने का तरीका वही है, बट प्रॉब्लम क्या है कि जिसको आप मैग्नेटिक नॉर्थ कह रहे हो उधर मैग्नेट का साउथ पोल है, ये प्रॉब्लम है इसमें, ये कंफ्यूजन है। वो नाम पोल के हिसाब से नहीं पड़े। हाँ, मतलब इसको बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल, जिस मतलब इसको नॉर्थ की तलाश है, साउथ वाले को नॉर्थ की तलाश है तो नॉर्थ नाम दे दिए। आप जिसकी तलाश में भटक रहे हो उस हिसाब से नाम पड़ा है। भगवान जाने क्या है सिस्टम है, मतलब आप जो है उसके हिसाब से नाम नहीं है, आपको जिसकी जरूरत है उसके हिसाब से नाम डाला जाएगा आपको। तो ध्यान रहेगा इसका। बाकी चीजें अपने आप बताओ, कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाओगे इसकी, अगर ये मैग्नेट है और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है वो बताओ। तो ये नॉर्थ पोल है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी, ठीक है, इससे बाहर निकालेंगे, साउथ की तरफ एंटर करवाएंगे, तो ये साउथ के साइड से इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन घुसेंगे अंदर और नॉर्थ वाले साइड से बाहर आएंगे, और इधर की तरफ क्लोज लूप बनाएंगे। तो वो पूरा डायग्राम नहीं बना रहे हैं अभी, मतलब आप चाहो अपने लेवल पे इस तरीके से दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब पहले तो आपको डिप एंगल को मैं न्यूमेरिकल समझाता हूँ, बाकी बाद में समझेंगे। डिप एंगल को न्यूमेरिकल तरीके से लिखा जाएगा, सिंपल वे में कि व्हाट इज डिप एंगल, है ना। तो सीधा सीधा इसका मतलब देखो आप, जस्ट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस के लिए बोल रहा हूँ, मतलब एक्चुअल डेफिनेशन अब वैसे भी बोर्ड में तो आना नहीं है सब। तो डिप एंगल का एक्चुअल मतलब है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द हॉरिजॉन्टल। लिखिए इसको, डिप एंगल इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल का मतलब टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल का मतलब अर्थ की टेंजेंट, एक्चुअली वर्टिकल का मतलब होता है रेडियल और हॉरिजॉन्टल मतलब टेंजेंट। चलिए अब बताइए, पोल के पास पर डिप एंगल कितना है, तो ये लाइन समझ जाओगे तो अपने आप आंसर कर सकते हो। देखिए ये थ्योरी में ये दोनों अलग अलग है, न्यूमेरिकल में दोनों एक ही मानी है, ये थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलता है एक्चुअली। आप पोल इसको मानो, पोल का मतलब मैग्नेट वाला पोल 90। हाँ, डिप एंगल आपको बता दिया है, मैग्नेटिक फील्ड का वहां के टेंजेंट से क्या एंगल बनेगा। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधा नीचे जा रही है और टेंजेंट बनाओगे तो 90 हो जाएगा, तो पोल पर डिप एंगल 90 है। ये अलग अलग याद करने से अच्छा है कि उसका मतलब समझ लो।
यस सर, Dip angle इक्वेटर और पोल पे और इक्वेटर पे कितना होगा? इक्वेटर मतलब जीरो। मैग्नेट वाला इक्वेटर, देखिए मैग्नेट वाला जो मैग्नेटिक एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर जाओ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो बिल्कुल टेंजेंट के पैरेलल जा रही है, टेंजेंट के पैरेलल, यानी कि वो टेंजेंट से कोई एंगल नहीं बना रहे। तो इक्वेटर पे डिप एंगल 0 डिग्री, इक्वेटर पर डिप एंगल है 0। सर डेफिनेशन सर एक बार और बोलिएगा डिप एंगल। डेफिनेशन नहीं बोली है मैंने, डेफिनेशन तो कुछ और है, मैं सिंपल समझने का तरीका बता रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंट से जो एंगल बने, ठीक है सर, ओके सर। मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंट से एंगल या फिर मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल से एंगल। डेफिनेशन तो ये है कि हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बनता है, लेकिन हम हॉरिजॉन्टल को क्या मान लेते हैं? टेंजेंट। तो डायग्राम देख करके बता सकते हैं क्या आंसर बनेगा। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है ना, अगर आप ध्यान दो, सपोज यहाँ पर एट दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बन रहा है। मान लो अगर आपको यहाँ किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो जरा इसका दिमाग लगाना, अगर आपको कुछ ना याद आ रहा हो ना तब भी सोच सकते हो। माना कि ये रटने वाला टॉपिक है बट थोड़ा बहुत समझने वाला भी है। हमें एक मैग्नेट दिया जाएगा ऐसे, सपोज आपसे कह रहा है कि ये एक मैग्नेट है और आपको इसके सेंटर से रैंडमली किसी एंगल पर जा करके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा जाए। नहीं किया डाइपोल में ये काम। तरीका क्या था उसका कि ये जो साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, इस मैग्नेटिक मोमेंट का इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट करोगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आएगी और एक परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ आएगी कि परपेंडिकुलरली ऊपर जाओगे। ये समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कौन सा तरीका लगाया गया? कंपोनेंट वाला। तो देखो ऐसे भी याद रख सकते हो क्या होगा। तो अगर कोई आपसे ये कहे, सपोज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई पॉइंट लेते हैं अगर आप, और ये सब जब आंसर देना हो ना, जब आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर देने हो तो आप मैग्नेट की एक्सिस और जियोग्राफिकल एक्सिस को एक ही मान लो, तो कंफ्यूजन खत्म। ठीक है, अब मैं दिखा दूसरा डायग्राम। ये तो एक्चुअल में ऐसा है, पर जब हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो हम ये सब कहानी हटा देंगे। भाई हमें कौन सा एक्चुअल में साइंटिस्ट बनना है, वहां पर क्वेश्चन करके आगे बढ़ना है आपसे, उससे मतलब है आपको। तो आप सीधा सीधा मैग्नेट मानो इसके अंदर एक, जस्ट ओनली फॉर डूइंग न्यूमेरिकल्स, सिर्फ न्यूमेरिकल करने के लिए बोल रहे हैं यार। जिधर जियोग्राफिकल नॉर्थ है उधर मैग्नेट का कौन सा पोल है? साउथ। साउथ। और जिधर जियोग्राफिकल साउथ है उधर मैग्नेट का नॉर्थ है। अब ये बताइए, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ले लो और ये वाले कंसेप्ट से बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी। सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसको लैटिट्यूड नहीं बोलते। अगर ज्योग्राफी की लैंग्वेज में बात करें तो मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है तो इसको लैम्डा का लैटिट्यूड बोल सकते हो। लैटिट्यूड एंगल ग्रेविटेशन चैप्टर में बताया गया था, जी का वेरिएशन, यस सर, वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड। एंगुलर वेरिएशन। जी हाँ। तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक मोमेंट कमिंग डाउनवर्ड है साउथ से नॉर्थ, तो एक तरीके से ये हो गया साउथ से नॉर्थ, ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। इसका एक कंपोनेंट इस आर के अपोजिट इधर नहीं जाएगा। मतलब ये जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, इस मैग्नेटिक मोमेंट को जब रिजॉल्व करोगे अंदर अंदर कैसे जाएगा, इस एम का कंपोनेंट इस रेडियस के इधर जाएगा। ये आएगा मैग्नेटिक मोमेंट का वो कंपोनेंट जो रेडियल लाइन पे जाएगा, और एक कंपोनेंट मैग्नेटिक मोमेंट का इधर जाएगा थीटा एंगल पर। अब इन दोनों से वहां जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो रेडियल कंपोनेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहाँ पर अंदर की तरफ, ये बी आर आएगा। ये वही फॉर्मूला है जो डाइपोल के एक्सिस पे लगाते हैं, जिसमें 2p/r³ लिखते थे। और जो ये एम थीटा वाला देख रहे हो इस बार, इसके अपोजिट दिखाओ, तो ये हो गया।
आई बात समझ में? ठीक है, और जो जिसको आप रेडियल कंपोनेंट कह रहे हो ना, कॉमन लैंग्वेज में इसको अर्थ का वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बोला गया, और जिसको हम थीटा वाला कह रहे हैं टेंजेंशियल, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हो। मतलब डेली लैंग्वेज में हम यूज करते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, साइंटिफिक लैंग्वेज में यूज किया जाता है रेडियल और टेंजेंशियल। ये तो हुआ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पॉइंट। सेकंड, सदर्न हेमिस्फीयर में ले अगर तो चेक करके बताना क्या आंसर आएगा। ऐसे है मैग्नेटिक मोमेंट कमिंग डाउनवर्ड, इधर आपका नॉर्थ वाला है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ, इस तरफ कोई पॉइंट चूज करो आप सदर्न हेमिस्फीयर में, बताइए क्या आंसर आएगा। यहां पर अगर कोई पॉइंट ले, पहले एम को रिजॉल्व करके देखो, इसका रेडियल कंपोनेंट किधर होगा, ऐसे एम बाहर एम का रेडियल कंपोनेंट, इससे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की एम के बाहर रेडियल की कंपोनेंट तरफ। की रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाएगी, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में आने। और एम का जो थीटा वाला है, जिसको टेंजेंशियल कंपोनेंट भी कहा जाता है, इस इसके तरफ आएगी ऑपोजिट हो जाएगा। बी थीटा। तो क्या बोलोगे कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड है कि वर्टिकली अपवर्ड है? रेडियली आउटवर्ड, रेडियल मींस वर्टिकल। वर्टिकली अपवर्ड। ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि Vertically मैग्नेटिक फील्ड upward वर्टिकली ऊपर है या वर्टिकली नीचे है? ऊपर। वर्टिकली अप। तो आप बोलोगे वर्टिकली अप है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आ रहा है वो वर्टिकली डाउन है। तो कहीं कहीं पर वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड है, कहीं कहीं पर वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड है। वो डिपेंड करता है ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है हमारी। अपनी कंट्री कौन से हेमिस्फीयर में? तो नॉर्दर्न अपनी हेमिस्फीयर कंट्री के लिए पूछा रहा है कि अर्थ का वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड किधर है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड है। ज्योग्राफी भी आनी चाहिए लेकिन पक्का। वो देखो पूछ रहे हैं आपस में, वो सब आपस में पूछ रहे हैं कि हाँ इंडिया। सर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो नहीं डाउनवर्ड नहीं, तुमको पता है ना, इधर लोगों को नहीं पता है। क्या कह रहा है? जहां तक क्या भैया, फैक्ट है, बदला थोड़ी है। जब से इंडिया बना है तब से वही है। कौन है? मेरे को भी नहीं पता एक्चुअली। हम तो बहुत टाइम हो गया, हमारी ज्योग्राफी एक टाइम फेवरेट था मेरा, लेकिन वो बहुत टाइम हम भूल गए सब चीजें। शुभांकर तो बहुत पढ़ते हैं ज्योग्राफी से, बताते वही कंफ्यूज है। शुभांकर तुम बताओ भाई कहाँ है? तुम तो एनटीएससी पेपर भी दिए थे। हाँ सर, वही वही बोलने वाला था मैं सर, एनटीएससी के लिए पढ़ा था। कोई बात नहीं, चलिए नॉर्दर्न में है ना हम लोग। चलो ठीक है। तो अगर अपने हिसाब से पूछा जाए कि हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, डाउनवर्ड। और जो ये थीटा वाला देख रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल है। इसका डायरेक्शन नोटिस करो कहाँ जा रहा है, चीजें अपने आप याद रहेगी। ज्योग्राफिकल साउथ हॉरिजॉन्टल से वाला, ज्योग्राफिकल नॉर्थ। हॉरिजॉन्टल वाला है, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ घूम रहा है या नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है? एरो देखिए, इधर साउथ है इधर नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है। अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है और वर्टिकल डाउनवर्ड है। अब याद रहेगा ये इस डायग्राम से, मतलब भूल भी जाओगे बाई चांस अगर, तो अगर ये चीज समझ में आती होगी ना, तो खुद से बना भी सकते हो वहां पर, अगर बाई चांस नहीं याद रहे। सर तो ये सर डायरेक्शन के लिए है कि मतलब न्यूमेरिकल में भी, मतलब न्यूमेरिकल में भी होता है भैया, ऐसा बहुत काम आता है। मेंस के न्यूमेरिकल में बहुत पूछे थे। ठीक है, ये अभी हो गया। तो इसका मतलब अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं अगले, तो इंडिया में किसी भी लोकेशन पे चले जाइए आप, मतलब किसी भी स्टेट में चले जाओ, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकली किधर। तो एक हमारा कंपोनेंट बी एच हो गया और एक बी वी, जिसको वर्टिकल कंपोनेंट कह रहे हो।
तो इनका रिजल्टेंट आएगा ना कुछ, वो हमारे अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। और अर्थ की जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो BH से जो एंगल बनाता है, इसी को डिप एंगल बोला था, यही डिप एंगल है। हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। यूजुअली डेल्टा या थीटा किसी भी सिंबल से डिनोट कर लेते हैं इसको, मान लो डेल्टा है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो नहीं कर पाएंगे। अगर हमें बी और डेल्टा दिए हो तो BH और BV निकल जाएंगे कंपोनेंट करके, या फिर अगर BH और डेल्टा दिए हो, कुल मिलाकर के कोई भी दो चीज दे दी जाए इसमें, बाकी निकाल सकते हो। तो ये तो हुआ डिप एंगल का यूज। BH का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? साउथ से नॉर्थ, ध्यान रखना इसका। और BV डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब आपने कहा ना कि इसके क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, तो इसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो देखो। हाँ, एरोप्लेन की विंग्स में EMF इंड्यूस होते हैं। तो लिखिए इसको, ऐसे लिखो, क्वेश्चन लिखो। अ मेटल, देखिए अ मेटल with orientation, a metal with orientation east to west, a metal with orientation east to west, a metal with orientation east to west is falling downward, with a velocity v, is falling downward with velocity v, length is L, उसकी जो लेंथ वो L दी गई है। Find the induced EMF and polarity, find the induced EMF and polarity, find the induced EMF and polarity। ये बताइए ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में अगर है, अगर ओरिएंटेशन ईस्ट टू वेस्ट है, तो और वेलोसिटी डाउनवर्ड है, EMF इंड्यूस करने के लिए कौन सा मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा यहाँ? क्योंकि EMF का एक फॉर्मूला हुआ करता है, जनरलाइज फॉर्मूला, इट वाज V क्रॉस B डॉट L, इनटू नहीं, इनटू और डॉट में फर्क। और उसमें शायद ये जरूर बताया होगा कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए आपको। तो क्योंकि वेलोसिटी वर्टिकल है, इसलिए वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से कोई काम होगा नहीं, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल वाला यूज कर लोगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो बन जीरो हो जाएगा। जाए। तो इसका मतलब BH काम करेगा यहाँ पर। और उसका डायरेक्शन क्या है? साउथ से नॉर्थ। और वायर ईस्ट से वेस्ट में जा रहा है, मतलब उसकी लेंथ ईस्ट वेस्ट में है। और मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो साउथ से नॉर्थ है, और वेलोसिटी डाउनवर्ड है। तो अब आपको बताना पड़ेगा कि EMF कहाँ हुआ, मतलब कौन सा साइड पॉजिटिव है, कौन सा साइड नेगेटिव है। तो मतलब ये कुछ B ऐसा हो, क्रॉस B की डायरेक्शन ऐसे माने इट इज फॉलिंग डाउनवर्ड, मतलब जो मेटल वायर है वो ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, अप एंड डाउन, ये टोटल डायरेक्शन है। कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से देखोगे तो ईस्ट को आप x मान लो, नॉर्थ को y मान लीजिए, और अप को z एक्सिस मान लें कोऑर्डिनेट एक्सिस से। वेलोसिटी डाउनवर्ड है, यानी कि -k कैप कोऑर्डिनेट एक्सिस से देखें तो। मैग्नेटिक फील्ड का BH वाला कंपोनेंट देख रहे हैं, साउथ से नॉर्थ है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड J कैप हो गई। तो ये हुआ -k क्रॉस J I, और उधर पॉजिटिव होता है, जिधर V क्रॉस B आता है उधर पॉजिटिव है, यानी कि ईस्ट वाली एंड पर पॉजिटिव EMF आएगी और वेस्ट वाले एंड पर नेगेटिव। और रही बात की EMF कितना आएगा,
तो उसका फॉर्मूला होगा वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड लेंथ। न्यूमेरिकल में कभी कभी BH डायरेक्ट दिया जाता है और कभी कभी BH देने की बजाय वो BE और डेल्टा देते हैं, तो वो बेसिकली कंपोनेंट से करना होगा। ये तो इसी लेवल का न्यूमेरिकल रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, और देखिए, हटाए इसको। सेकंड क्वेश्चन देखो, डिक्लेरेशन किसको बोलते हो? एंगल ऑफ डिक्लेरेशन जो है, अच्छा, ज्योग्राफिकल और मैग्नेटिक हाँ एक्सिस के बीच में या मेरिडियन के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उसका ये कहना होता है कि जैसे अगर हम किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो नेविगेशन के लिए होता है ना, एक्चुअली जो हम नेविगेशन यूज करते हैं मैप के थ्रू, जितने भी मैप वाले नेविगेशन हैं जिसके थ्रू हम डायरेक्शंस पता लगाते हैं, तो मान लें अगर हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो ज्योग्राफी के हिसाब से इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अगर हम ज्योग्राफिकल नेविगेशन करें, तो राइट साइड पर ईस्ट डायरेक्शन बोली जाएगी, लेफ्ट साइड पर वेस्ट डायरेक्शन, इधर की साइड नॉर्थ डायरेक्शन बोली जाएगी और इधर की तरफ साउथ। ये सब ज्योग्राफिकल है, इसको बोलोगे आप ज्योग्राफिकल मैपिंग हो रही है। ज्योग्राफी के हिसाब से ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। और एक होती है मैग्नेटिक मैपिंग। मैग्नेटिक मैपिंग मतलब ये जो हमारा अपना ये गूगल दिखाता है नक्शा, तो ये ज्योग्राफिकली मैप्ड है या फिर मैग्नेटिकली मैप्ड है, ये थोड़ा सा पता करिएगा कि इसकी मैपिंग ज्योग्राफी के बेस पर है कि मैग्नेट के बेस पर है। सोच के हमको नहीं, आप सर्च करिए इसके बारे में कि गूगल मैप का बेसिक प्रिंसिपल किसके ऊपर है, क्योंकि ज्योग्राफी के ऊपर होता तो अगर हम अपना मोबाइल फोन या जो भी लेकर के दूसरी कंट्री में चले जाए तो ज्योग्राफी की कंडीशन पूरी बदल जाती है। पूरा मैग्नेटिक है, पूरा पूरा मैग्नेटिक है इसमें। हाँ कंपास होता है मैप में, कभी भी आप देखोगे कंपास दिखाता है, वो आपको नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन दिखाया करते हैं। तो ये ज्योग्राफी के हिसाब से नहीं है, मैग्नेटिकली मैप्ड है ये पूरा। फिलहाल मैग्नेटिक मैपिंग क्या होती है कि अगर हम कोई मैग्नेटिक निडल लाएं, है ना, मैग्नेटिक निडल, और उस निडल को टेबल के ऊपर रख देने जा करके, एक मैग्नेटिक निडल लाइए और उसको टेबल पर रख दीजिए। हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मैग्नेट के ऊपर जो टॉर्क आती है उसका काम होता है मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड करने का। तो जो मैग्नेटिक निडल आप लाओगे और उसको टेबल पर रखोगे, तो वो निडल ऑटोमेटिकली अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। तो मान लिया कि हमारा मैग्नेटिक निडल जिस डायरेक्शन में अलाइन हुआ, हमारा मैग्नेटिक निडल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर गया, तो मैग्नेटिक निडल जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइनमेंट कर रहा अपना, वो मैग्नेटिक मैपिंग कहलाएगी, यानी कि वो मैग्नेट के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। एक तो ज्योग्राफिकल मैपिंग हुई और एक मैग्नेटिक मैपिंग हुई। ज्योग्राफिकल मैपिंग हम डायरेक्शन देख के बताते हैं कि सामने ईस्ट है, पीछे वेस्ट, ऐसे बोलते हैं, जो बचपन से हमको सिखाए गए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कहीं भी खड़े हो जाओ बस सामने नॉर्थ होता है। नहीं ऐसे नहीं होता है क्या? कहीं भी आप जहाँ खड़े होंगे तो सामने नॉर्थ होता है ऐसे। तो ये तो ज्योग्राफी हुआ ना यार, मैग्नेट थोड़ी इसको फॉलो कर रहा है। तो मैग्नेटिक निडल का यूज कर रहे हो आप, और उससे जो डायरेक्शन मिल रही है आपको, ये कहलाती है मैग्नेटिक नॉर्थ, और अपोजिट साइड पे कहलाती है मैग्नेटिक साउथ।
मतलब मैग्नेटिक डायरेक्शन अलग है और ज्योग्राफिकल डायरेक्शन अलग है। इन दो डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल है ये डिक्लिनेशन एंगल है, कैपिटल टी। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इसको बोला गया है कि ज्योग्राफिकल जो साउथ नॉर्थ डायरेक्शन से उससे कितने एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, और ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, बीएच या बीवी। नेट कैसे होगा, टेबल पर है निडल, BH निडल ऑन द टेबल, सर बीएच क्योंकि वो तो ये वर्टिकल प्लेन में डायरेक्शन घूम नहीं बीएच की सकती। है, ये बीएच का डायरेक्शन मिलता है आपको, निडल हमेशा बीएच के लॉन्ग जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि निडल कौन सी प्लेन में रोटेट करने के लिए फ्री है। अगर मैग्नेटिक निडल को वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री किया गया है, तो BH की नीचे अगर की तरफ एक्सिस है। वर्टिकल है तो रोटेशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, तो वो बीएच से अलाइन करेगा। और अगर मैग्नेटिक निडल की एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो तो वो वर्टिकल से अलाइन कर जाएगी। Yes, डिपेंड करता है कि आप उसको किस एक्सिस पर फ्री कर रहे हो। अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करेगा तो बीएच के साथ अलाइनमेंट करेगा, वर्टिकल प्लेन में रोटेट करेगा तो बीवी के साथ अलाइन करेगा। यहाँ तक ठीक हुआ? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्लियर हुआ? सिंपल लैंग्वेज बताइए भी। बाकी ये भी कहा जाता है कि जो ज्योग्राफिकल मैपिंग करते हो आप साउथ नॉर्थ की, उसके ऊपर अगर एक वर्टिकल वॉल खड़ी कर दो आप, जस्ट एक वर्टिकल प्लेन ज्योग्राफिकल साउथ नॉर्थ के ऊपर, तो इसको बोलते हैं geographical ज्योग्राफिकल meridian मेरिडियन। है। ज्योग्राफिकल मेरिडियन, द वर्टिकल प्लेन ऑन ज्योग्राफिकल साउथ नॉर्थ, वर्टिकल प्लेन ऑन ज्योग्राफिकल साउथ नॉर्थ इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और अगर जो मैग्नेटिक मैपिंग हुई थी, मतलब मैग्नेटिक मैपिंग का मतलब निडल से जो डायरेक्शन मिला आपको, मैग्नेटिक निडल के थ्रू जो डायरेक्शन मिली, उस लाइन पर अगर एक वर्टिकल प्लेन बनाओ तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन। दो मेरिडियंस हो गए, ज्योग्राफिकल और मैग्नेटिक। दोनों ही वर्टिकल प्लेन्स हैं, बट एक वर्टिकल प्लेन ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ लाइन के ऊपर बना हुआ है और एक वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के ऊपर बना हुआ है। यानी डिक्लिनेशन को इन दो प्लेन्स के बीच का एंगल में तो बोल सकते हो कि ये दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल है। पहले तो क्वेश्चन देखने फिर आगे बढ़े, बनना ज्यादा हो जाएगा। इनमें तरीका यही होता है कि पढ़ते जाइए, क्वेश्चन लगाते जाइए। पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला वाला क्वेश्चन जिसको छोड़ा था हम लोगों ने, कंपास निडल मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है, मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया इसका। पॉइंटिंग ये ग्राफिकल नहीं होगा, बड़ी मिस्टेक है इसमें, ज्योग्राफिकल हो, पूरी मतलब ही बदल दी इन लोगों ने। पॉइंटिंग ज्योग्राफिकल नॉर्थ होना चाहिए। एट अ सर्टेन प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट, देखो मैग्नेटिक में भी टू बीच में, इनको ठीक है। व्हाट इज द डिक्लिनेशन एट ऑफ द प्लेस, बताओ कैसे करोगे? हाँ, ये जो निडल का डायरेक्शन किधर की तरफ है, मतलब निडल इस ज्योग्राफिकल नॉर्थ पे है और बीएच किधर है? D एंगल पे से। मतलब निडल में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल बना ना, डी बना, तो जो टॉर्क का फॉर्मूला है एम बी साइन थीटा है, उसमें थीटा हमारा डी है, क्योंकि निडल अगर ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ पे है और मैग्नेटिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में है तो निडल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल बन गया,
उससे टॉर्क का फॉर्मूला बना और सीधा सीधा डेक्लिनेशन यहाँ से निकालेंगे। 8th नंबर क्वेश्चन देखो फटाफट। 8th नंबर क्वेश्चन, गॉस मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है भैया, टेस्ला और गॉस। गॉस भी मैग्नेटिक फील्ड का ही यूनिट है, बट अब 10 to उसमें the power टेस्ला में minus कैसे 4 कन्वर्ट होता है। करोगे? 10 to the power minus 4 होता है। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें इसलिए कवर की जाती है कि तो एक तरीके से आपको ना वहां पर डिप दिया हुआ है और टोटल इंटेंसिटी यानी क्या है ये, अभी हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया था टोटल रिजल्टेंट BH, मैग्नेटिक फील्ड BV और इनका एक रिजल्टेंट BE, और ये डिप था डेल्टा। तो क्या दिया है उसमें? बीई की वैल्यू दी। आपको BE की वैल्यू दी गई है और डेल्टा की वैल्यू दी गई है डिप की। तो इस मेरे ख्याल से अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो BH और BV निकल जाएगी। यस सर। अब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड पर सेकंड यानी फ्रीक्वेंसी, नहीं वो नहीं, वो कह रहे हैं कि किसी एक प्लेस पर जहां डिप एंगल 45 है और 10 अर्थ की मैग्नेटिक oscillations फील्ड है, per मैग्नेटिक फील्ड 0.4 है, वहां पर 10 ऑसिलेशन पर मिनट हो रहे हैं। तो किसी दूसरी जगह पे जहां पर डिप 60 डिग्री का है और इंटेंसिटी 0.5 की है, वहां पर कितने ऑसिलेशन होंगे? तो हमारा जो टाइम पीरियड फॉर्मूला भी डिस्कस हुआ था वो था 2 पाई एंड रूट आई अपॉन, अब यहाँ कौन सा बी लगाओगे? बी कौन सा होगा? तो एक्चुअली लैब के अंदर मैग्नेटिक रेजोनेंस को हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट करवाते हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेशन हो रही है इसका मतलब वो BH की वजह से, BH तो यहाँ पर BH। और BH की जगह पर और क्या लिख सकते हैं हम लोग? BE cos theta इसकी जगह BE cos डेल्टा। आगे मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार T1 लिखेंगे तो इसमें ये B1 और डेल्टा 1 यूज कर लेंगे, और एक बार T2 टाइम पीरियड लिख देंगे उसमें B2 और डेल्टा 2 लगा देंगे, और फिर T1 बाई T2 निकालेंगे जब, तो वो रूट ऑफ B2 cos डेल्टा 2 बाय B1 cos डेल्टा। समझ पाए क्या किया गया? क्योंकि I और M तो दोनों जगह सेम होगा। आगे बढ़े भाई? ठीक है, ये बताइए BH की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक मेरिडियन को डिफाइन करती है कि मतलब ये BH मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ है? मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है ये, और BV डाउनवर्ड है, और ये डेल्टा को क्या बोल रहे हो? डिप एंगल। इसका एक क्वेश्चन और आता है जिसको बोलते हैं एपरेंट डिप एंगल। एपरेंट डिप, देखिए अगर हम ये कहें कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ BH जो कि मैग्नेटिक साउथ नॉर्थ है, और ये डायरेक्शन BV की है, तो इनसे जो वर्टिकल प्लेन तैयार कर रहे हो ये प्लेन आपका क्या नाम दिया गया था इसको? मैग्नेटिक मेरिडियन। इसको आप MM बोल रहे हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है,
और डिप एंगल किसको बोल रहे हैं हम लोग? इनके रिजल्टेंट यानी जिसको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं और वो डेल्टा एंगल है, तो ये इसको हम बोलते हैं ट्रू एंगल ऑफ डिप, एक्चुअल एंगल डिप का, जो सीधा सीधा वेक्टर के हिसाब से लिखा जा सकता है कि tan ऑफ डेल्टा विल बी BV डिवाइडेड बाय BH। स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं इसको ऐसे। इतनी तो अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं अभी तक? ठीक है। अगर हम ये चीज मैग्नेटिक मेरिडियन से कुछ एंगल बनाता हुआ एक दूसरा प्लेन चूज कर ले, एक और प्लेन चूज करिए आप, अनदर प्लेन विच मेक्स थीटा एंगल विथ योर मैग्नेटिक मेरिडियन, अनदर प्लेन थीटा एंगल विथ मैग्नेटिक मेरिडियन। और पूछा जाए कि उस दूसरी प्लेन में डिप एंगल कितना होगा, हाउ मच विल बी डिप एंगल इन दिस प्लेन। एक्चुअल डिप एंगल मेजर होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर उस प्लेन को छोड़ करके किसी और वर्टिकल प्लेन में चले गए तो जो डिप मेजर होगा, पहली बात तो वो फॉल्स होगा। और कैसे मेजर होगा वो? BH का कौन सा प्रोजेक्शन इस अनदर प्लेन पे जाएगा? BH की प्रोजेक्शन जो यहाँ पर जाएगी, तो ये जो अनदर प्लेन हुआ, दूसरा वाला प्लेन जिसकी बात कर रहे हैं, उस अनदर प्लेन में BH का जो कंपोनेंट वर्क कर रहा है वो है BH cos थीटा। और क्योंकि दोनों प्लेन्स की वर्टिकल लाइन कोइंसाइड हो रही है, तो BV में कोई दिक्कत नहीं है। और इस BH cos थीटा और BV का जो रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट जिस एंगल पर दिख रहा है आपको, ये एपरेंट है, इसको एपरेंट डिप कहा गया। और इस हिसाब से tan डेल्टा एपरेंट क्या बनेगा? ये BV by BH cos थीटा। बट BV by BH को और क्या लिख सकते हैं? tan डेल्टा जो ट्रू वाला है ओरिजिनल। और अपॉन cos थीटा। और इसको समझना और रटने से काम नहीं होगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, कन्वेंशनल टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन इसका भी खत्म करें। इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखो जरा, 11th नंबर क्वेश्चन। Phi1 and phi2 be the angles of dip in the two vertical planes at right angle to each other and phi is the true angle of dip। कैसे होगा? Phi1 phi2 be the angle of dip in the two vertical planes which are at right angle to each other। सर एक में tan डेल्टा बाय cos थीटा होगा, एक में tan डेल्टा बाय sin थीटा होगा। मतलब एक तरीके से ये अनदर प्लेन लिया आपने और इस अनदर प्लेन से भी 90 डिग्री पर एक और प्लेन है, तो tan डेल्टा जो पहला वाला प्लेन होगा, उस पहले वाले प्लेन में tan डेल्टा की वैल्यू tan डेल्टा ट्रू बाय cos थीटा। और अगर इस अनदर प्लेन से फर्दर 90 डिग्री पे जाते हो तो वो टोटल एंगल थीटा प्लस 90 हो जाएगा। तो sin दूसरे प्लेन में यहाँ साइन थीटा बन जाएगा। ये समझे? देखो तो प्रूफ फिर हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्रूफ हो जाएगा ना ये। 1। ठीक। और 12th वाला, अरे ये पता नहीं क्या टाइप किया इसने आज, इसको आने दो कल की।
ये नहीं कह रहा मैं, पता नहीं, या तो ये कह रहा है, सुनिए 12th क्वेश्चन का मतलब ये है, अर्थ को कह रहा है कि एक मैग्नेट मान लो आप, ठीक है ना, अर्थ के अंदर एक मैग्नेट मान लीजिए, और लैटिट्यूड लैम्डा, लैटिट्यूड लैम्डा का मतलब ये एंगल हुआ, तो वहां पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाई जाएगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर अगर मैग्नेट है और ये साउथ ये नॉर्थ है, अभी समझाया था इसके बारे में, तो एक कंपोनेंट तो आपका अंदर की तरफ आएगा, बी रेडियल वाला, और एक कंपोनेंट टेंजेंट के लॉन्ग जाएगा, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका रिजल्टेंट वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी, और टेंजेंट से जो उसका एंगल बनेगा, टेंजेंट से जो उसका एंगल बनेगा, इसी को डिप एंगल बोल रहे हैं, यही डिप एंगल फाई है। तो एक्चुअली फाई और लैम्डा का रिलेशन देख रहे हो, कह रहे कि फाई और लैम्डा का रिलेशन देखिए, तो टाइपिंग में उल्टा सीधा लिख दिया, बट सर ये लास्ट में तो पता नहीं क्या लिखी है। वो पता नहीं, ऐसा लग रहा है नींद में लिया अपने, क्या है भगवान जाने, tan जी वाई, tan 4 भी लिखा है, फिर ब्रैकेट बना है। यहाँ लिखा है भगवान जाने, दारू वारी पी के लिख रहे थे सब। देखो भाई, ये जो बी आर है ना, इसका रिजल्ट डाइपोल से कंपेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जो मैग्नेटिक मोमेंट डाउनवर्ड था, ये डाउनवर्ड मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका कंपोनेंट लैटिट्यूड की डायरेक्शन में, अगर ये लैम्डा है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, तो इसका कंपोनेंट इस लैटिट्यूड की डायरेक्शन में m साइन डेल्टा होगा, मतलब m साइन लैम्डा, और इस मैग्नेटिक मोमेंट से बी आर मिलेगा। हाँ, और tan फाई जो है एक्चुअल में, देखिए जो tan फाई है, वेक्टर का लॉ लगाओगे तो tan ऑफ फाई वो बी थीटा और बी आर का रिजल्टेंट है, तो tan ऑफ फाई इज एक्चुअली बी आर डिवाइडेड बाय, और बी आर निकालने के लिए फॉर्मूला होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट का रेडियल कंपोनेंट अपॉन आर क्यूब, और बी थीटा इज म्यू नॉट बाई 4 पाई मैग्नेटिक मोमेंट का टेंजेंशियल कंपोनेंट, उसमें ऊपर 2 नहीं आएगा। अब देखिए इतना ही करना है, पूरा लिंक है, सब आपस में जुड़े हुए टॉपिक हैं यार ये। अब क्वेश्चन को किसी भी लेवल पे ले जाओगे हो जाएगा, आराम से किया जा सकता है। और एक जस्ट इसके ऊपर 10th वाला है, वो देख लेना था पैटर्न, देख कर तो उसमें डिप सर्किल है, डिप सर्किल पढ़ना पड़ेगा आपको, ये भी एक अजीब चीज है। और इसके बाद एक वो है जी, सर ये वो होते हैं क्या, डिप नीडल जिसे कहते हैं, जो हाँ, वर्टिकल हाँ। प्लेन में भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हाँ 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 हाँ, नहीं टोटल नहीं मेजर करता ये, टोटल नहीं मेजर करता ये, कुछ और है, वो लिखा है ना जैसे देखो। पोल्स पे अब डिप सर्किल इज सो मतलब प्लेस्ड दैट द मैग्नेटिक नीडल इज इन द वर्टिकल प्लेन। हाँ, ये सिर्फ पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इन क्वेश्चंस की बस लैंग्वेज प्रॉब्लम करती है, ये ट्रू और अपरेंट डिप वाले क्वेश्चंस होते हैं,